हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम अपना आधा चैप्टर कर चुके हैं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहत, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूदों वाले हथियार का इस्तेमाल। इन उपमहाद्वीपों में नई तरह की खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्ययन 5, 6 और 7 में आप इसमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो पहले के चीजें थी सामाजिक और राजनीतिक, उसमें अब की चीजों में काफी परिवर्तन आया है। जैसे कि आप 700 और 1750 के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें देख लीजिए। हजारों वर्षों का अध्ययन करने के बाद देखिए आप, पहले के टाइम पर जो है कि नई नई प्रौद्योगिकियां नहीं थी। लोग सब मेहनत से ही, जो भी किसान थे वो सारा बल के उस पर काम करते थे। और अब नई प्रौद्योगिकी आई है के दर्शन हुए हैं, नई नई मशीनें मिली हैं उनके दर्शन हुए हैं। और जैसे कि सिंचाई में राहत, सिंचाई में राहत, जैसे कि पहले जो है सिंचाई करने के लिए मजदूरों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, पानी ढोना पड़ता था और बड़ी मुश्किलों से पानी का इंतजाम कर सिंचाई करते थे। और नई प्रौद्योगिकियां आने के बाद सिंचाई करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि ट्यूबवेल लगे होते हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई कर लेते हैं। और भी कई नई नई चीजें आ गई हैं जिनसे कि बहुत आराम से पाइप लगाकर ट्यूबवेल से या मशीनों से सिंचाई की जा सकती है। कताई में चरखा, जैसे कि पहले के टाइम पर कताई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चरखा ही था। चरखे से ही कताई होती थी और बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें बहुत ही ताकत लगानी पड़ती थी, तब जाके वो कताई करते थे। आज के टाइम पर कताई करना बहुत आसान है, नई नई मशीनें आ गई हैं जिससे कि आराम से कताई हो सकती है और बहुत ही पतले और अच्छे धागे निकल जाते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे निकल जाते हैं। और पहले के टाइम पर पतले धागे निकालने के लिए अलग तरीके से करना पड़ता था, मोटे निकालने के लिए अलग तरीके से करना पड़ता था। सबसे ज्यादा तो इंसान को मेहनत, हाथ का, अपने बल का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता था। और आज के टाइम पर बल का प्रयोग कम होता है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख लिए युद्ध में आग्नेयास्त्रों। अब युद्ध में आग्नेयास्त्रों का मतलब ये है कि युद्ध के लिए, अगर मान लो युद्ध होता है अब कभी भी, तो बारूद और हथियार जो है वो मशीनों द्वारा तैयार होते हैं। और पहले के टाइम पर ये सब हाथ से तैयार किए जाते थे। हथियार भी हाथ से बनाए जाते थे, बारूद भी हाथ से बनाए जाते थे, सारा काम हाथ से ही किया जाता था। और आज ये सारे काम मशीनों द्वारा हो जाते हैं। और पहले जब हाथ से होते थे तो इनकी मात्राएं कम होती थी, क्योंकि कम बनकर तैयार हो पाते थे। आज जब ये बारूदों से, मतलब मशीनों से तैयार होते हैं, तो इनकी मात्रा बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। मतलब इन्हें बढ़ने का मतलब है कि आज ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं हम, क्योंकि मशीनों से बना रहे हैं। जबकि हाथों से बनाते थे तो ज्यादा नहीं बन पाते थे। ठीक है, इनका इस्तेमाल होता था, बताइए आप सभी को, किसी भी युद्ध में इस्तेमाल होता है। और उपमहाद्वीपों में नई तरह के खान पान भी आए। जो उपमहाद्वीप हैं उनमें नई तरीके के खान पान आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, काफी, ये सब चीजें। ठीक है, आराम से उगा सकते हैं, आराम से हो सकती है ये। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और
फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। मतलब जो नए विचार लेकर आए लोग, उन्हीं के नए विचारों की वजह से इन चीज़ों का हमने यूज़ करना शुरू किया, इनका आविष्कार किया और राजनीतिक और सामाजिक में परिवर्तन आए। किसकी वजह से? नए विचार के लोगों की वजह से। जो नया युग हुआ, पढ़े और उनमें नए नए विचारों का परिवर्तन हुआ, उन्हीं की वजह से सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में परिवर्तन आए। इसके बारे में आप जब 5, 6 और 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में दिया हुआ है। अब आते हैं हम, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। मतलब कि इन गतिशीलों से क्या हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी इजी हो गया है। और पहले लोग पैदल चलकर जाया करते थे और आज के टाइम पर आराम से इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्रा करने लगे थे। मतलब कि अवसर, किसी भी काम की तलाश में झुंड बनता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और तब भी उन्हें काम नहीं मिलता था। इस महाद्वीप में अपरा संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार भावनाएं मौजूद थी। मतलब कि उपमहाद्वीपों में, मतलब काम के लिए और इन सब गाइडों के लिए, नॉलेज लेने के लिए भावनाएं तो बहुत मौजूद थी लोगों में, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र। मतलब इन महाद्वीपों, मतलब इन समुदायों में सभी आते हैं, लेकिन एक का बहुत बड़ा महत्व माना गया है जो कि है राजपूत, जिसका नाम है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजा के पुत्र से ये राजपुत्र शब्द निकला है। ठीक है, कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि राजपुत्र शब्द कहाँ से निकला है, तो इसका आंसर होगा राजपुत्र शब्द निकला है राजा का पुत्र से। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर युद्धों के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लगभग मराठा, सिख, जाट, महोद और कायस्थ मुख्यतः लिपियों की और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। मतलब कि जो राजपुत्र थे उनका ये जो है 8वीं और 14वीं सदी के बीच के नाम के आमतौर पर योद्धा माने जाते थे। योद्धा का समूह माना जाता था। इनमें कौन आते थे? सेनापति, सैनिक और महाद्वीपों के अलग अलग शासकों की सेना सवारत थी। ठीक है, ये जो है अपने पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते रहते थे, जिसमें जो कई अवसरों में लाभ था, जिन्हें मराठा, सिख, जाट ये सब। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रमश जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। मतलब कि इस पूरे काल के दौरान जो जंगल की कटाई है वो हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगल की कटाई करके खेती के लिए जगह तैयार कर रहे थे और ये बड़ी तेजी से पूरे तौर पर हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। मतलब इन प्रवास में जो परिवर्तन आए, इसकी वजह से
कई वनवासी जो थे जंगल में रहने वाले, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा जहाँ वो रहते थे। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ वनवासी जो है अपना जगह ही छोड़कर चले गए और कुछ जो है वहाँ की वनवासी करके वहाँ के मजदूर बन गए। कृषक मतलब किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। मतलब कुछ मुखिया बाजार जो है ये इन सबसे प्रभावित होने लगे, क्योंकि जंगलों की कटाई होने लगी, खेतियां होने लगी और फिर वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। मतलब बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए खेती करके। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। मतलब कि उन्हें कर चुकाने पड़ते, जो छोटे लोग थे वर्ग के, वो जो है कर लेते थे, उधार लेते थे। कुछ जो है वो मतलब कि एक बेगार बन गए, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया वो एक बेगार बन गए और उन्हें कर जो है वो चुकाने पड़ते थे। किनको? जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। मतलब फिर क्या हुआ, जो किसानों थे उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा, उभरने लगा। मतलब कि जो गरीब है वो कर चुकाते थे, जो अमीर है वो अपने खेती से अमीर होते थे और कर ले लेकर और अमीर होते जाते थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ मवेशी भी पालते थे। मतलब कुछ के पास उपजाऊ ज़मीन होती थी जो अच्छी अच्छी खेती कर लिया करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें अनाज वगैरह उगाते थे जिससे अच्छी कीमत मिलती थी। और कुछ जो है वो सिर्फ मवेशी पालते थे क्योंकि उनकी खेती अच्छे से नहीं होती थी, उनकी खेत में अच्छी चीज़ें नहीं उग पाती थी। और कुछ लोग खेती से खाली समय की दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे और कुछ की जो है खेती ऐसी होती थी जिससे कुछ ही छोटे मोटे काम होते थे जिससे वो अपना काम निकाल सके। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। जैसे जैसे मतलब इन चीज़ों में समाज में अंतर बढ़ने लगा इन चीज़ों का, वैसे वैसे जातियों पर भी प्रभाव पड़ा इसका, इन पे भी अंतर बढ़ने लगा और ऊंचे नीचे जाति भी होने लगी। और व्यवसाय में के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया गया। मतलब जिनका व्यवसाय अच्छा है, जो अमीर हो गए वो ऊंची हो गए, और जिनका खेत में कुछ नहीं होता है, बेचारे गरीब है, वो नीचे हो गए। ये उन्हें दर्जे दे दिए गए, ये आपस के लोगों ने ही। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे, किसी जाति विशेष या सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। ये जो है किसी जाति के विशेष सदस्य के हाथ में नहीं था कि भाई कितना प्रभाव पड़ेगा इसकी सत्ता पर, संसाधनों पर, या इनमें किसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं था किसी चीज़ का कि संसाधनों पर नियंत्रण हो, प्रभाव पर, ये कुछ भी। ये काम के हिसाब से ऐसा प्रभाव पड़ गया और अंतर आने लगे। इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। मतलब एक ही जाति के लोग हैं पर किसी क्षेत्र में तो उसका बहुत दर्जा है जहाँ वो अमीर है, और किसी क्षेत्र में बहुत ही छोटा दर्जा है जहाँ वो गरीब है। मतलब कि सारा अमीर और गरीब के ऊपर होने लगा, चाहे भले वो एक ही जाति की क्यों ना हो। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। मतलब कि ये कौन कराता था सारे काम, नियम वगैरह पालन? ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे वहाँ के, वो कराते थे। और कुछ इलाके मिलकर जहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं, जाति पंचायत, जिसका नाम जाति पंचायत रख दिया उन लोगों ने। ठीक है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव की
रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। मतलब अपने रिवाजों का पालन भी करते थे और उन्हें ऊंचे नीचे का दर्जा भी दे दिया गया। ये सब किसने किया? वहाँ के बड़े बुजुर्ग मिलकर उन्होंने एक जाति मतलब जाति पंचायत बनाई। उस पंचायत में सारे फैसले होते थे। इसके अलावा कई गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मिल मिलाकर वो क्या होते थे? मुखिया एक राज्य की छोटी इकाई के बराबर होते थे। ये मुखिया अपना शासन करते थे उस जगह पर। मतलब जो अमीर है वो मुखिया बन गए और अपना शासन करने लगे।